राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। देश का सियासी माहौल कुछ ऐसा ही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद भाजपा के एजेंडे में सबसे ऊपर है। अब कांग्रेस भी राम नाम की माला जपने जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा में कांग्रेस बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार के वायदों को पूरा करने की गुहार लगाएगी। कांग्रेस नेता यात्रा के दौरान भगवान राम से गुहार लगाएंगे कि बीजेपी सरकार द्वारा किए गए संकल्पों और गारंटियों को पूरा कराएं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि भगवान राम का मंदिर बना है, इसकी खुशी कांग्रेस जनों में है, लेकिन कांग्रेस इस यात्रा के जरिए राम भक्तों के हित की बात करेगी। भगवान राम का मंदिर बना, स्वागत भी है, सत्कार भी है और खुशी भी है। ये कांग्रेस पार्टी ने अब नहीं कहा, ये हमेशा कहा कि कोर्ट के आदेश पे जो होगा वो स्वीकार्य है और वो हुआ, उसकी खुशी है। राम का मंदिर बना, राम यात्रा भी होगी, दर्शन भी होंगे, पर राम के भक्तों का क्या होगा? ये महंगाई सर चढ़ के बोल रही, इसका क्या होगा? राम यात्रा के जरिए याद दिलाएंगे महंगाई कम करो। राम यात्रा इस सरकार के उस एजेंडे के लिए है कि ये भगवान राम इनको पूर्ण करे, ये जो बोला वो करे, वचन पत्र का पालन चालू करे। जो राम के भक्तों से आपने वादे किए वो पूरे करो। उधर भाजपा कांग्रेस की इस यात्रा पर तंज कसते हुए उसकी राम भक्ति पर सवाल उठा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराने वाली कांग्रेस किस मुंह से राम यात्रा निकाल रही है। उन्होंने सवाल किया कि जीतू पटवारी ने राम के नाम पर यात्रा निकालने से पहले अपने हाईकमान से इसकी इजाजत भी ली है कि नहीं। देखो ये सिंह से पूछ ले पहले, वो तो कमलनाथ जी तो गए तो वो भी, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी से पूछना चाहिए पहले उनको, ये कमिट कर लें कि सोनिया जी राहुल जी ने ओके किया है कि नहीं किया है। नहीं तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल काम नहीं था, तो तब कहाँ गए थे वो? ये दोहरा चरित्र, कम से कम ऐसे जो नए लोग आए हैं इन्हें तो सोचना चाहिए कि दोहरा चरित्र तो न रखें। पहले उनकी पार्टी की नीतियां क्या हैं, उनकी पार्टी चाहती क्या है, तब आगे बढ़ो। लोकसभा चुनाव में भाजपा अपनी जिन उपलब्धियों पर लड़ने जा रही है उनमें राम मंदिर का निर्माण भी एक है। कांग्रेस को भी शायद एहसास हो चुका है कि ये मुद्दा चुनाव में बाकी मुद्दों पर भारी पड़ सकता है, इसलिए वो भी अपने को राम भक्त बताने में जुट गई है। देखना यह है कि उस इस कोशिश में कितनी कामयाबी हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राम जी करेंगे बेड़ा पार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस को क्यों याद आए राम? क्या कांग्रेस को हो गया हिंदुत्व की लहर का एहसास? क्या चुनावी वादों पर घिरेगी मोहन मोदी सरकार? राम नाम की पतवार से किसकी चुनावी नौका होगी पार? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जिस प्रकार से देश में चुनावी माहौल लगभग तैयार है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी जहां 370 राम मंदिर के निर्माण 35 से और अन्य तमाम विषयों को लेकर मुखर है, अपनी उपलब्धियों में उन्हें शुमार कर रही है, वहीं कांग्रेस भी अब राम यात्रा निकालेगी। कांग्रेस कह रही है उसे मंदिर निर्माण की खुशी है और राम यात्रा के जरिए के बाकी जो किया वो ठीक है, लेकिन राम भक्तों का क्या? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इन सब विषयों पर बात करेगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी कह रही है किस मुंह से ये राम और राम भक्तों की बात करेंगे। इन्होंने हमेशा देश के बहुसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव किया है। अभी कर्नाटक में इनकी सरकार ने मंदिरों पर टैक्स लगाया और दूसरा वो ये दलील है कि 22 साल से टैक्स है। ठीक है, लेकिन क्या ठीक है? और है तो सिर्फ मंदिरों पर क्यों है और उसका क्या उपयोग है?
क्या उसका उपयोग शिक्षा या स्वास्थ्य में है? तो आप ये पाएंगे, गहराई में जाएंगे कि उसका उपयोग ये जनहित के किसी भी विषय में नहीं है। उसका अन्य धार्मिक हितार्थ उसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये अभी बनाया है उन्होंने अधिनियम। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो एक तरफ टैक्स लगा रहे हैं, राम यात्रा निकाल कर सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस पर मुखर है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। राम जी करेंगे बेड़ा पार में। सचिन वर्मा जी मीडिया वार्ताकार हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। पवन पटेल जी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पवन जी, राम यात्रा तो निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, निकालना भी चाहिए। राम तो सबके हैं, सबको राम राम है, सबसे राम राम है, ये होना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है, एक सवाल आपके ऊपर खड़ा हो रहा है कि कर्नाटक में आपने एक अभी बिल पारित किया है, कानून बना दिया है, और उस कानून का नाम है कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती बिल। उसमें आप जो है टैक्स लेंगे, 1 करोड़ से कम आय है तो 5%, और 1 करोड़ रुपए है तो उससे 10%, और अगर 10 लाख से अधिक है तो उस पर 5% टैक्स, और 1 करोड़ से अधिक है तो फिर 10% टैक्स। ये मंदिरों की आय पर टैक्स है। ये आपका कर्नाटका में बिल है, और आप यहाँ राम यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार आपकी है कर्नाटका में, इसलिए कोई इधर उधर की बात नहीं है। तो जहाँ जहाँ सरकारें आपकी आएंगी वहाँ लगाएंगे मंदिरों पर टैक्स, और फिर उसी टैक्स से राम यात्रा निकालेंगे। हालांकि इस टैक्स का उपयोग दूसरी जगह हो रहा है, इसका ये बिल्कुल श्योर हूँ मैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इनके लिए नहीं हो रहा है। इनका क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि अगर इसका टैक्स ले रहे हैं तो टैक्स का मंदिर के जीर्णोद्धार में और इसी टाइप के जो जनता के हित के काम है उन्हीं कामों में लिया रहा। कोई पॉलिटिकल इसमें इसका उपयोग नहीं किया जा रहा, इसमें मैं भी श्योर हूँ। और नहीं, रही जो पॉलिटिकल नहीं दूसरी किया जा बात रहा, कि इससे अन्य धार्मिक संस्थानों को इससे लेकर टैक्स दिया जाएगा। जी जी, मैं पढ़ा नहीं, आपने पढ़ लीजिए वो। मैं कहना अच्छा उचित नहीं समझ रहा था। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती बिल पढ़ लीजिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मंदिरों पर ही चढ़ोतरी थोड़ी होती है, सभी जगह होती है, सभी से लो और फिर जनहित के कामों में लगाओ, प्याऊ बनवाओ, तालाब बनवाओ, नहरें खुदवाओ, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य करवाओ। ऐसे थोड़ा सा ये मतलब कर्नाटका में जो कैरेक्टर दिखाए राम को लेकर वो ठीक नहीं है। आपको लगता है ठीक है? नहीं, मैंने बताया ना कि मुझे पूरा विश्वास है कि उसका उपयोग राजनीतिक उपयोग में नहीं, जनता के हित में लिया जाएगा। जी, मैंने उस बिल को पूरी तरह से नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा कि हम मंदिर में टैक्स लगा करके उसका उपयोग हम राजनीतिक पार्टी के उपयोग के लिए करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। बाकी मैं उसको अध्यादेश को पढ़ लूंगा, जो भी अधिनियम बोल रहे हैं आप। मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है। और दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं कि राम यात्रा निकाल करके जीतू पटवारी जी ने यही बोला है ना कि भाई जैसे हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सामने वालों को सद्बुद्धि देने के लिए बोलते हैं, तो हम उस यात्रा के माध्यम से यही जाएंगे कि जो इनके वादे रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता से वादे किए हैं, राम जी की स्थापना हो गई, राम राज की परिकल्पना को भी साकार होना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि राम का राज्य है तो उसमें कोई दुखी न रहे, कोई जो बेरोजगार है, वो पीड़ित है, वो उसको आत्महत्या ना करनी पड़े। किसानों के साथ किस तरह का बर्ताव, दिल्ली की सड़कों में आतंकवादियों जैसा बर्ताव हो रहा, किसान को हमारे अन्नदाता माना जाता, भगवान का दर्जा दिया जाता है। जब वो दिन रात मेहनत करता है तब जाके इस देश और प्रदेश की जनता का पेट बढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी की बतौलेबाजी से नहीं बढ़ता है। तो उनके यहाँ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा, आतंकवादियों से पूरी दुनिया देख रही है। तो हमारा अगर राम यात्रा निकल रही तो उस राम यात्रा की तरफ से हम लोग यही निवेदन करने जा रहे हैं कि भाई इनको सद्बुद्धि दे दे, जो वादे इन्होंने किए थे आम जनता से, जो बतौलेबाजी की थी, उनको पूरा कर दे। उनको पूरा करने में कोई प्रयास नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं कहता हूं जिन 10 सबसे इनके वचन पत्र या घोषणा पत्र जो भी है, उसमें जो 10 बातों का सबसे ज्यादा इन्होंने प्रचारित किया, उन 10 बातों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। उन 10 बातों को पूरा नहीं किया। हर चुनाव में नए नए मुद्दे लेकर के आते हैं। और राम मंदिर के लिए राजीव गांधी जी ने सबसे पहले राम मंदिर का ताला खुलवाया था। और हम हमेशा कहते हैं हमारा राम मंदिर, राम का
विरोध करने का इस सृष्टि में किसी व्यक्ति में ऐसी हैसियत नहीं कि राम का विरोध करे। हमारी विरोध करने की क्या हैसियत है? हमारा मन रोमांचित है, हमारा सीना 56 नहीं 120 इंच का हो गया कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हमें उसका राजनीतिकरण जो कर रहे हैं, उस राजनीतिकरण से दिक्कत है। वो जो काम होना चाहिए हमारा शंकराचार्य जी का, वो काम भी मोदी जी कर रहे हैं। शंकराचार्य जी को कोई पूछा नहीं जा रहा है। ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि 22 तारीख को राम का प्रवेश भारत में हुआ है, उसके पहले राम थे ही नहीं, जबकि राम हम सब के रोम रोम में है। तो ये जिस तरह का इवेंट बना करके प्रदर्शित करने का प्रयास करते, उससे हम तो कहते हैं हमेशा कि धर्म को राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए। हमें आस्था का विषय है, पूजा करना। हम 2 घंटे पूजा करें, 4 घंटे पूजा करें। हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे भाई, हम 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, अयोध्या में हम पड़े रहेंगे। लेकिन वो जबरदस्ती दादागिरी है इनकी कि 22 को जाए हम। अरे हम 23, 24, 25 जब हमारा मन करेगा, हमारी ऐसी कोई हैसियत, जिस दिन राम बुलाएंगे अपने आप जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हमें समझ में नहीं आता कि धर्म की राजनीति क्यों करते हैं। अब राम मंदिर का निर्माण, आगे बात करें कि भाई हम राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो देखिए क्या कर रहे हैं। राम राज्य के आने के बाद किसानों के साथ किस तरह का आतंकवादी जैसा बर्ताव हो रहा। अभी आज ही के पेपर पढ़ा था, रासुका लगाने की तैयारी में है। तो ये आतंकवादी के संविधान से देश को चलाना चाहते हैं। हमारा दुख वो है, हमारी पीड़ा वो है कि विपक्ष को भी रहने दिया जाए, विपक्ष की बात को भी सुने, और जिन बातों से, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, जिससे आपने गलत वादे किए, तो उन वादों को पूरा करने की दिशा में भी अब भारतीय जनता पार्टी को प्रयास करना चाहिए। ना कि तानाशाही के हम 29 की 29 सीट लेंगे। अरे 29 की सीट लेने से अपने आप समझ में आता है कि आपको तानाशाही करनी है। अगर 29 सीट नहीं लगे, अगर आपका काम करने का इरादा होता तो आप हमेशा ये बोलते हमें एक स्वस्थ विपक्ष, अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष चाहिए जो हमको आईना दिखा सके। लेकिन इनको विपक्ष चाहिए, इनको तानाशाही के संविधान से देश को चलाना है। जी, आपको विपक्ष चाहिए ही नहीं, तानाशाही कर रहे हैं आप तो। देखिए नवीन जी, विपक्ष जो है वो दो मुही बातें कर रहा है। विपक्ष, अभी पवन जी ने ये बोला कि हम, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस धरा पर जो राम का विरोध कर सके। लेकिन इन्होंने एक निमंत्रण प्राप्त हुआ इन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, और लिखित में उसका विरोध किया। लिखित में उस आमंत्रण को अस्वीकार किया गया। आपके पास में कई निमंत्रण आते हैं, मगर आप लिखित में कहाँ किसी निमंत्रण का वो ठुकराते हैं। आपने तुष्टीकरण किया, वहाँ पर आपने तुष्टीकरण किया। फिर इनके नेता राहुल गांधी पार्टी फोरम पर एक बयान देते हैं। उस पार्टी फोरम पे ये बयान देते हैं कि उस बयान का लब्बो-लबाब ये है कि जो व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है वो भगवान राम में विश्वास कैसे रखता है। तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक धर्म में नहीं है नवीन जी, बाकी तो जो है ईसा मसीह का भी रिकार्नेशन हुआ था, और हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म का जो है कॉन्सेप्ट उसको माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है। तो तुष्टीकरण के लिए इन्होंने वो बयानबाजी भी की जिसमें इन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, और उसके अप्रत्यक्ष रूप से भगवान राम के अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क लगाया। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कांग्रेस सरकार में तत्कालीन कि राम भगवान है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिस एफिडेविट को बाद में विड्रॉ करना पड़ा। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन जाते हैं और राम मंदिर का विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो जब राम मंदिर का शिलान्यास होता है तो संसद में काले कपड़े पहन के इनके सारे नेता पहुंचते हैं उसका विरोध करने के लिए, और बाद में निमंत्रण पत्र को भी अस्वीकार करते हैं। और आज वो राम भगवान का जो उपयोग है, जो हम हमेशा से बोलते हैं कि कांग्रेस जो है चुनावी हिंदू है, अब लोकसभा का जब चुनाव आ रहा है तो राम यात्रा की बात कर रहे हैं। तो ये जो है दोहरा चरित्र जो है, पहले तो पवन जी ये स्पष्ट करें कि इनके जो राहुल गांधी जी की जो बयानबाजी है उसको ये मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और जो निमंत्रण पत्र इन्होंने, इनके शीर्ष नेताओं ने अस्वीकार किया है, उस कदम को का स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं। पहले तो ये स्पष्ट करें, उसके बाद फिर आगे की बात करें कि राम यात्रा करेंगे या नहीं करेंगे, या इन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व से उसकी सहमति ले ली है या नहीं ले ली है जी। तो हर जगह विरोधाभास करके जनता को जो है छलने का काम जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा करती जा रही है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं रंजन जी। मुझे लगता है कि जब भी कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की या हिंदुत्व की जब बात करे तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करके करे वो बात, क्योंकि जैसे ही वो
हिंदुत्व की और धर्म की बात करेगी तो जो चूंकि उसका चरित्र जो है वो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की बात करने वाला रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का तो पहले दिन से स्टैंड क्लियर है। तो अब वो जब धर्म की बात और इस प्रकार की बातें करते हुए नजर आते हैं, चूंकि पूर्व में हलफनामे से लेके तमाम विषयों पर कांग्रेस का स्टैंड सामने है, तो उसकी तुलना जरूर की जाएगी। अब जैसे कर्नाटक सरकार में आपने मान लीजिए मंदिरों पर टैक्स लगाया, कहा कि मंदिरों के उपयोग के लिए किया जाएगा, लेकिन उसमें प्रावधान में ऐसा भी है कि अन्य जगह भी उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन आप वही टैक्स अगर अन्य धार्मिक संस्थानों पर लगाते, वहां भी तो लोगों को जरूरत है। तो जब इस प्रकार के आपकी सरकारों के अंदर निर्णय आते हैं तो फिर उनको लेके तमाम तरह की बातें शुरू होती हैं, भले ही आपका उद्देश्य कुछ भी रहा हो। लेकिन जब आप जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है तो सबके लिए, अगर वो आवास योजना एक बहुसंख्यक वर्ग के लिए हो तो बिल्कुल क्लियर है कि ये अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय है या बहुसंख्यकों की राजनीति है। तो ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को। अब ये राम यात्रा निकाल रहे हैं और वहां मंदिर पर जाने वाला जो है आमंत्रण इन्होंने ठुकरा दिया था, वो नहीं जा, ठीक है भारतीय जनता पार्टी का ही आमंत्रण सही, लेकिन था तो राम मंदिर के लिए, आप वहां जाते उपस्थिति तो दर्ज होती। अब ठीक है आप यात्रा निकाल रहे हैं तो ये जो सवाल उठेंगे उन सवालों का स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा कांग्रेस को, क्या कहेंगे? हाँ, पार्टी के तौर पे मुझे लगता है कि जो भी स्टैंड है, चाहे राम मंदिर का स्टैंड है या कर्नाटका का स्टैंड है, पार्टी को तैयार तो रहना पड़ेगा, चाहे पवन जी हो और कोई स्पोक्स पर्सन हो। जहाँ तक कर्नाटका का मामला है, नवीन जी मैंने भी पढ़ा था, लेकिन मैं भी इसको पूरा स्टडी कर नहीं पाया। अगर एक ही धर्म स्थान पे कोई टैक्स लग रहा है, दूसरे पे नहीं लग रहा है, तो मुझे लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है। अगर है तो मैंने पूरा पढ़ा नहीं, अभी वो धार्मिक वो तो हिंदू धार्मिक संस्थानों पर ही उसका नाम ही हो सकता है पहले से प्रोविजन है। जैसे आपको याद होगा जब सरकार बनी थी कर्नाटका में, तो एक न्यूज आई थी कि कुछ मुस्लिम संस्थानों को ही पैसा दिया जा रहा है। बाद न्यूज गलत निकली थी, तो मैं पूरा स्टडी कर नहीं पाया हूँ तो उसको बता नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा है, नहीं वो बिल का नाम ही सर हिंदू धार्मिक संस्थान बंदोबस्ती बिल। हमने कहा कि हाँ मानता हूँ सर, हमने कहा होता और भी धर्म स्थानों पे टैक्स, मुझे पता नहीं इसके बारे में। अगर एक तरफा मामला है तो गलत, वो भी जब सोशल मीडिया का जमाना है तो जाहिर है कि और जगह आपको एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव आ रहा है तो पार्टी को अपना स्टैंड तो लेना पड़ेगा। और कोई भी ऐसा अगर डिसीजन होता है कि एक तरफा कुछ अगर निर्णय लेते हैं आप, तो उसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। रहा राम मंदिर का मामला नवीन जी, तो राम मंदिर पे लगता पार्टी में दो तरह का विचार आया। अगर अयोध्या जाते हैं तो भाजपा के पिच पर खेलेंगे। भाजपा अगर मान लीजिए कांग्रेस लोग खड़े हैं और मोदी के नारे लग रहे हैं, उनका चेहरा पे जो एक्सप्रेशन आएगा, आज तो रील बन जाती है सोशल मीडिया पे, तरह तरह का वीडियो चल जाता है। हो सकता है कि इसको अवॉइड करना चाहती है, एम्बैरेसमेंट वाले पार्ट का। चिट्ठी दूसरा जो एस्पेक्ट है कि जाना चाहिए था, पार्टी के लोगों का विचार है। तो पार्टी में दो मत है, दो फाड़ है। अब चूंकि पार्टी का स्टैंड है तो पार्टी को, जैसा आपने कहा, मैं सहमत हूँ कि पार्टी क्लियर करना पड़ेगा कि क्या चाहती क्या नहीं चाहती है। ये तो पार्टी का स्टैंड है कि वो भाजपा की पिच पे खेलना चाहती थी, इसलिए नहीं गई कि मतलब फंस जाएंगे या जो भी रीजन हो। लेकिन जहां थर्ड पॉइंट है राम यात्रा का, तो मुझे लगता है पिछले चुनाव से ही सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के पार्टी सॉफ्ट हो गई है। उनको लग गया कि हम अगर एक तरफा चलेंगे, सेकुलरिज्म का मामला है, जो हमारा आइडियोलॉजी है, उसको वहां तक तो ठीक है, लेकिन हमें सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चलना पड़ेगा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हम लोग हैं, पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया। राम यात्रा भी उसी का पार्ट हो सकता है। लेकिन अगर मुद्दे और उठाएं, रोटी का मुद्दा भी उतना इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी इंपॉर्टेंट है, महंगाई भी इंपॉर्टेंट है। ये भी मुद्दे जो विपक्ष का काम है वो भी अगर उठा रहे हैं तो अच्छी बात है, साधुवाद। लेकिन उसका रिजल्ट निकलना चाहिए, वाकई मन से करना चाहिए कर रहे हैं तो पवन जी, भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो अब राम यात्रा। तो ये राहुल जी से ही राम यात्रा निकालवा देते एक ही साथ। देखिए राम में तो सब समाहित है, न्याय समाहित है, समानता समाहित है, संरक्षण समाहित है, उन्हीं से निकलवा देते। ये तीसरी जो यात्रा एक अलग से निकल रही है, ये कांग्रेस की यात्रा है या सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस की यात्रा है?
और राहुल जी देखिए जरूरी नहीं कि हर यात्रा राहुल गांधी जी ही निकाले, है ना। हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष है माननीय जीतू पटवारी जी ने बताया है कि वो यात्रा यहाँ मध्य प्रदेश में निकाली जाएगी, और उसका तो यह हो सकता है यात्रा बाहर बाद में निकाली जाए, पूरे देश में निकाली जाए, जहां जहां चाहे वहां निकाली जाए। अभी यहाँ से शुरुआत हो रही। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के बोले राम यात्रा, उसमें जबकि यात्रा को डिफाइन किया गया है कि उस यात्रा के माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, जो इन्होंने बतौलेबाजी की थी, जो झूठ बोला था, तो फिर राम यात्रा क्यों सद्बुद्धि यात्रा निकालो भाई? उसमें ऐसे फील ऐसा आ रहा है जैसे भजन कीर्तन राम धुन करेंगे आप, और राम जी की बात नहीं। देखिए फील राम को तो हमेशा फील करती रहना चाहिए। राम फील करेंगे तभी आप सफल होगे। राम को फील करती रहना चाहिए। अगर हमारी यात्रा के माध्यम से सबको राम का फील आ रहा है तो और गर्व की बात है। हमारी यात्रा शुरुआत होने से पहले ही सफल हो गई कि अगर उससे फील होने लगा। वही रामचंद्र जी का नहीं, नाम से हो रहा है, नाम से हो रहा है, काम से भी हो, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो पता चले तो बोल रहे हैं उसका काम तो, उस यात्रा का काम तो डिफाइन किया गया ना कि राम राज्य की परिकल्पना जो राम राज्य में होनी चाहिए, उसकी परिकल्पना को साकार करने के लिए हम निवेदन करेंगे कि सद्बुद्धि दे इनको कि जो इन्होंने झूठ बोला तो उसको पूरा करें। ईमानदारी से बताओ, आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के डिसीजन जो प्रवक्ताओं को बहुत भारी पड़ते हैं, मतलब आप फिर भी बहुत चैलेंजिंग व्यक्ति हैं, ले लेते हैं ऐसे, मतलब लगता होगा कि कहाँ मतलब जबरदस्ती की चर्चा में उलझना पड़ता है इधर कर्नाटक। देखिए ये देखिए आपका मन स्वच्छ है, और आप अगर सचमुच के काम करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की दिक्कत आनी चाहिए। हमारा स्टैंड क्लियर है। ये बार बार बोलेंगे हम राम का विरोध करते हैं, इनके बोलने से कोई थोड़ी होती है, ठेका थोड़ी ले रखे हैं, हम इनसे पूछ के थोड़ी राम की पूजा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है जैसे हमको धरना प्रदर्शन की परमिशन इनसे लेनी पड़ती है। अब हम पूजा करने की परमिशन मोदी जी को लेटर लिखे कि भैया हमको पूजा करनी है, परमिशन है कि नहीं है। हम रामचंद्र जी की मूर्ति अपने घर में रखना चाहते हैं, कितनी बड़ी मूर्ति रख सकते हैं। अरे इसमें क्यों बहस करती है भारतीय जनता पार्टी? हम दिन भर पूजा करें, हम 1 घंटे पूजा करें, हम 4 घंटे पूजा करें, क्या जनता ने इनको इसलिए चुना है? या जनता ने बतौलेबाजी जो की थी उसको बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार महंगाई सरकार महंगाई को कम क्यों नहीं करते? बेरोजगार हमारा आत्महत्या कर रहे, बेरोजगारी को क्यों कम नहीं करते हैं? किसान हमारा अब ऐसा हो गया है, बहुत हुई महंगाई की मार और जनता को हो गया महंगाई से प्यार। अब वो बात ही नहीं कर रही है। नहीं, प्यार जनता को महंगाई से नहीं हो, जनता इनके मैकेनिज्म। मैं तो बार बार बोलता हूं, देखिएगा जिस दिन इस भारतीय जनता पार्टी के मैकेनिज्म की पोल पट्टी को लेगी उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। ये सिर्फ मैकेनिज्म से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मैकेनिज्म से जीते हैं और उनकी सरकार बनी हुई है। हम कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति बता देना क्या तुर्रम कहानी कर दी इन्होंने, क्या जो बातें जिन 10 बातों को प्रचारित किया क्या पूरा कर दिया कि इनकी सरकार बननी चाहिए। पवन जी तो पवन है जी, पवन पुत्र की गति से पवन पुत्र प्रवक्ता हैं, ऐसा नहीं है। देखिए नवीन जी, मैंने यही बताया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की जो कमेटी है उसके बीच में जो विरोधाभास है वो आपको हर मुद्दे पे मिलेगा। अभी जैसे मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं पवन जी, इनकी स्क्रीनिंग कमेटी की शीर्ष नेत्री यहाँ पर आई और उन्होंने मना किया कि हम ईवीएम पे हमने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, ईवीएम के बारे में हमको कोई आपत्ति नहीं है। और आज जो है पवन जी जो है अप्रत्यक्ष रूप से वही मैकेनिज्म की बात करते हैं, वहीं ईवीएम की बात करते हैं। तो क्या होता है कि शीर्ष नेतृत्व कहीं कुछ और कहानी कर रहा है। ईवीएम आपको भी समझ में आता है? बिल्कुल पवन जी जो है अब वो ईवीएम का नाम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनकी स्क्रीनिंग कमेटी ने उसको डिनाई कर दिया, इनके शीर्ष नेतृत्व ने उसको जो है उस मुद्दे को बंद कर दिया। तो अब पवन जी के पास मुद्दा नहीं है। अब वो अपनी जो कमजोरियां हैं उसको स्वीकार तो करने से रही कांग्रेस, इसीलिए हाशिए पे रखी हुई है कांग्रेस को इस जनता ने। तो अब पवन जी जो है कहीं ना कहीं उसका नाम दूसरा दे दिया, मैकेनिज्म। अब पवन जी स्पष्ट कर दें मैकेनिज्म से इनका तात्पर्य क्या था, ईवीएम था या नहीं था? मैकेनिज्म से मेरा तात्पर्य यह है कि जब मतपत्र से गणना होती है तो हम 100 सीट में आगे रहते हैं। यही मैंने बोला आपको कि आप जो है मैकेनिज्म की बात करके ईवीएम को ही बात कर रहे थे, मुद्दा वही था आपका। तो आप अपनी जो स्क्रीनिंग कमेटी है, पवन जी आप बसंती मौसम, इस समय पे पवन बसंती हो चलिए, थोड़ी मंद मंद हल्की ठंडी, अभी आंधी का दौर नहीं बस आने वाला है। जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि आपके शीर्ष नेतृत्व ने या आपकी स्क्रीनिंग कमेटी की शीर्ष नेत्री ने
ईवीएम को बताया कि ईवीएम मुद्दा नहीं है, ईवीएम पर हमने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। तो और जो नेता इस तरह का बयान देते हैं हम उससे सहमत नहीं हैं, तो आप अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की नेत्री से सहमत हैं या आप अपने ढोल और अपनी डबली अलग से बजाते रहेंगे? चलिए पूछ लेता हूं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। रंजन श्रीवास्तव साहब, ये जो राम यात्रा, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी लाई है, क्योंकि ऑलरेडी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो भारत जोड़ो न्याय राम यात्रा, उसमें ही मतलब राहुल गांधी जी के उसमें जो बस में, कभी अब तो बस में चल रहे हैं, एक तरफ ऐसे भगवा लगवा देते झंडा और उसमें भी थोड़ा रामधुन हो जाती। क्या है जीतू पटवारी जी, तो मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई केंद्रीय नेतृत्व में भी ये राम, जैसे पहले भारत जोड़ो, अभी ये न्याय यात्रा थी, इसमें भारत जोड़ो भी जोड़ा है, तो राम और जोड़ो देते, भारत जोड़ो न्याय राम यात्रा, तो जो बची जगह है उनमें चली जाती है, वो भगवा झंडा लग जाता है। बसेस में तो लग जाता है साइड से, ऐसे वो जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके ऊपर जो एक रहता है वहाँ व्यवस्था, उस टाइप की झंडे बंध जाते हैं, मतलब उसी तरफ बंधते हैं ज़्यादातर, तो बंध जाता है एक भगवा, तो प्रॉपर हो जाता। अब ये राम यात्रा का कॉन्सेप्ट जो है मध्य प्रदेश का है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कॉन्सेप्ट जो है वो राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो मिसमैच होते हैं तो सवाल उठते हैं, तो फिर डिफेंस अटैक दोनों अपने तरीके से करना पड़ता। क्या कहें नवीन जी, चुनाव के पहले जैसा आपने शुरू में बोला था, भाजपा तो मुद्दे को लेकर चलेगी, शुरू से मुद्दा उनके पास है। वो चुनाव के पहले राम के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। अब ये बात है कि जो प्रदेश स्तर पर जीतू पटवारी कर रहे हैं, दो चीज का प्रभाव हो सकता है, या तो भाजपा का है, या तो जो कमलनाथ जी लगातार राम नाम लिख रहे थे होता उसका प्रभाव हो कि एक उनका भी एक जो धड़ा है वो राम के नाम को लेकर चल रहा है, पीछे ना हो जाए, इसलिए राम यात्रा निकाली जाए। ये अलग बात है, उस पर उन्होंने दूसरों के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, पब्लिक के मुद्दे हैं, उठाए। लेकिन अभी लग रहा है पार्टी के अंदर का जो अंतर्द्वंद चल रहा है उस पर राम यात्रा आई है या भाजपा जो नैरेटिव सेट किया है उसकी वजह से आया है, ये जानना बाकी है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अब दोनों दल ही राम भरोसे हैं, वैसे तो दुनिया राम भरोसे है, तो नैया सबकी राम हवाले, लहर लहर प्रभु आप सवाले, प्रभु आप ही उठाएं तेरा भार, उदासी मन काहे को करें। लेकिन ये जो मन है और ये जो भार है, ये उसी का स्वीकार होगा जो सच्चे मन से राम को और राम की मर्यादा को, राम की नीति को समझता हो। तो राम का सम्मान करिए, राम जी की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम के नाम पर रावण नीति मत करिए। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।